हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने क्या बताया था कि आज के दिन हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग सब कुछ पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो है एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी पीरियोडिसिटी क्या होती है। क्लियर है? इसके अलावा उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, एलिमेंट्स की फंडामेंटल पीरियोडिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें। इसके अलावा साइंटिस्ट के क्या अपने अपने जो है स्टेटमेंट थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इस तरीके हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस किया। पार्ट 3 में हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि बेसिक जो चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही निकल के आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। क्लियर है? तो अब समझना होगा इसको क्या है। तो हाई स्कूल में हम लोग जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सपोज करिए हमारे पास क्या है, एटम है। ठीक है? तो अगर ये एटम है तो एटम इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज जो है, छोटी छोटी चीज जो है मैटर से मिलकर बनी हुई है ना। अगर इस पेन की बात करें, किसी चीज की बात करें, हर चीज जो है मैटर से मिलकर बनी हुई है। तो एटम की अगर बात करें तो एटम क्या होता है? तो एटम के अंदर जो बेसिकली होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है? यहां पर अगर सेंटर की बात करें तो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं? इसकी ऑर्बिट के चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, यानी कि चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर है बात? तो यहां से एटम जो इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में जो है क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो उन ऑर्बिट्स को हम लोग नाम देते हैं k11 है ना। अगर पहली ऑर्बिट है तो उसको k देंगे, सेकंड ऑर्बिट है तो उसको l देंगे, थर्ड ऑर्बिट है तो उसको क्या देंगे? n देंगे। इस तरीके फोर्थ ऑर्बिट को हम लोग क्या देते हैं? नाम देते हैं n देते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एलिमेंट्स का करते हैं, सपोज करिए हमारे पास लिथियम है, तो लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करना है तो 3 है। जैसे मान लीजिए एटॉमिक नंबर इसका 3 है, तो 3 होता है तो 2,1। तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं? k11 वाले तरीके से करते हैं। तो यहां से k हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। तो इस फंडा से हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो ये जो तरीका है वो हाई स्कूल का है, लेकिन हम लोग को जो फंडा समझना है वो हम लोग को 11th में जो हम लोग पढ़ना है वो हम लोग को ऑर्बिटल्स के थ्रू पढ़ना है। क्लियर है? जैसे कि 1s है ना, 2s, जो ये वाली सीरीज होती है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है इसकी सीरीज को पहले समझते हैं, देन उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सो अब हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है? तो हमें पता है कि टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। एक s होता है, p होता है, एक d होता है और f होता है। s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए s ब्लॉक में अपने को पता है कि दो जो है ग्रुप आते हैं, दो सब ग्रुप होते हैं इसमें। एक सब ग्रुप होता है फर्स्ट ए और दूसरा सब ग्रुप होता है सेकंड ए। फर्स्ट ए को हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं और सेकंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्कली मेटल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकंड ए में कौन से आते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है? हिंदी में अगर हिंदी बात करें तो क्या करें? हिंदी में इसको क्षार धातु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। तो इसी तरीके पी ब्लॉक को पूरा डिस्कस करेंगे, डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ऑर्बिटल्स की, वो ये है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ध्यान से समझने वाली चीज, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, सीरीज क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको लिख दिया है, जितने भी नंबर ऑफ सेल्स है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जब एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो अच्छे समझाएंगे। ठीक है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले 1s से लिखा हमने, 1s के बाद 2s और 2p लिखा। 2s और 3 में हमने 3 में कौन कौन से आते हैं? 3 में 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है। देन 4 की बात करें तो 4 में 4s, 4p, 4d, 4f आएगा। देन 5 में 5s, 5b, 5d, 5f। 6 में 6s, 6p, 6d और 7 केवल s आता है। तो इसको बनाते किस तरीके से इसकी सीरीज होती है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग करेंगे 1s से। तो 1s में जो है एक पॉइंट रखिए और इसको जो है इस तरीके से एरो को लेके आइए। क्लियर है? इस तरीके से एरो को लेके आइए और ये जो पॉइंट है ये हमेशा 20 से निकालना होता है। क्लियर है? ध्यान से देखिए, यहां से मैंने निकाला, यहां से हमारे पास 1s और यहां से आते हुए इस तरीके से हम लोगों ने 20 से निकाला और ये चीज वापस आएगी और फिर उसके बाद फिर 20 से, यानी कि गैप से निकालना होता है। 1s में आई, देन उसके बाद यहां गैप से निकालना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें एक कट मार देते हैं, जो कि गलत तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1s से निकालेंगे, उसके बाद गैप से निकालेंगे, देन 2s में आएगा और 2s के बाद फिर गैप से। अब 2s के बाद फाइनली किस में आएंगे? 2p के बाद 3s और 3s के बाद 4s में कट नहीं मारेंगे। 3s के बाद जस्ट गैप से निकालेंगे। गैप से निकालने के बाद 3p, 4s, फिर गैप से निकालेंगे, फिर 3d, 4p, 5s, फिर इसके बाद गैप से 4d, 5p, 6s,
उसके बाद फिर गैप से निकालेंगे 4f 5d 6p 7s और इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? यानी सबसे पहले जो सीरीज में हमारे पास आएगा कौन सा आएगा, 1s। ध्यान से देखिएगा 1s के बाद देखिए ये कहां से आ रही सीरीज, 1s के बाद आ रही है हमारे पास 2s में, 2s के बाद किसमें आ रही है, 2s के बाद देखिए जैसे ही हम उंगली लगा रहे हैं पता चल रहा होगा आप लोगों को। 2s के बाद कौन सा आ रहा है, 2p आ रहा है, 2p के बाद कौन सा आ रहा है, 3s आ रहा है, 3s के बाद देखिए 3s के बाद 3p है ना, जैसे ही घूम के गई है बिल्कुल वैसे वैसे आना है। 3s के बाद क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा, 3p के बाद क्या आएगा, 4s है ना, 4s के बाद अगर बात करें तो क्या आएगा, 4s के बाद 3d ऑर्बिटल आएगा, 3d के बाद 4p आ जाएगा, 4p के बाद यहां पे हमारे पास 5s और 5s के बाद हमारे पास 4d के बाद हमारे पास 5p के बाद अगर हम बात करें तो ये सीरीज जो है कंटिन्यू हो जाएगी। तो हमें जो मेजरली ध्यान रखना होता है वो हमको 5s तक, अगर अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली जो हमको पूछे जाते हैं वो हमको 5s तक अगर याद हो तो हम लोग कर लेंगे, बाकी अगर अपने को पूरा करना है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग जो है एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं एस ब्लॉक की, है ना, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एस की, फिर देन पी, देन डी, देन एफ। देखिए एस ब्लॉक को अगर बात करें तो एस ब्लॉक में हमने बताया जो दो सब ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक फर्स्ट ए और एक सेकंड ए। फर्स्ट ए में कौन से आते हैं, फर्स्ट ए में आता है एल्कली मेटल, है ना, और सेकंड ए की बात करें तो कौन सा आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखिए फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो फर्स्ट ए में आते हैं हमारे पास, सबसे पहले आता है हमारे पास हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हमारे पास एलिमेंट आते हैं फर्स्ट ए में। क्लियर है? और अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी वाले जो ट्रिक है अपने पास, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो अब एक दो के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद समझने की ट्राई करते हैं कि आखिर किस तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को जो एटॉमिक नंबर होता है, सारी कहानी जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मोजले लॉ में। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 1। अब देखिए 1 होता है तो सबसे पहले सीरीज में हमने लिखवाया कौन सा, देखिए कुछ सीरीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहले 1s याद कर लीजिए, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद हमारे पास 4p और 4p के बाद हमारे पास 5s। आप कम से कम इतना याद कर लीजिए। क्लियर है? 1s से लेकर 5s तक याद कर लीजिए, फिर सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, कुछ बेसिक चीज और अपने को पता होना चाहिए। जो हमारे पास s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल में हमारे पास क्या करते हैं, एक जो है और एक ऑर्बिटल यानी एक डब्बा बनता है। ठीक है, p की बात करें तो हमारे पास p में कितने बनते हैं, p में 3 डब्बे बनते हैं। d की बात करें तो d में हमारे पास कितने डब्बे बनते हैं, 5 डब्बे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 बनता है, यहाँ पर 2 बनते हैं, यहाँ पर 3 बनते हैं, यहाँ पर 1 2 3 और 4 5। क्लियर है? और f की बात करें तो f में कितने बनते हैं, 7 डिब्बे, और मैक्सिमम एक डब्बे में, है ना, डब्बे को एक प्रकार से घर के तरीके मान लीजिए। तो एक घर में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे को होता है। जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग स्पिन बोलते हैं, है ना, और जो नीचे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। क्लियर है? तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी होगी। यहां पर देखिए, और जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो तरीका है वो हुंड का नियम फॉलो करता है। क्लियर है? हुंड का नियम बोलता है झुंड ना लगाओ, एक एक करके आओ। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करना है, जैसे सपोज करिए हमको मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो सबसे पहले p में एक इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, देन दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भरेंगे, अगला इलेक्ट्रॉन अगले वाले डब्बे में जाएगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट डब्बे में जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना है तो एक इसमें, अगला वाला इसमें और उसके अगले वाला इसमें चला जाएगा। 4 अगर फिल करने देन वापस करना है, एक बार सबको भर के वापस आएगा, फिर उसके बाद भरना स्टार्ट होगा। यहाँ चौथा, पांचवा और छठवां। तो हम लोग एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ से s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक डब्बे में 2 तो 2 में 1 में 2, 3 में 6 और 5 में कितने हो जाएंगे, 10। क्लियर है? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो है तरीका होता है। और यहाँ से यहाँ तक आपको सीरीज को ध्यान ही रखनी है। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो क्या होगा, सबसे पहले 1s, और चूंकि एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं, 1 बढ़ सकते हैं। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो है लिथियम की। तो देखिए लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो 3 होता है तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा, 1s ऑर्बिटल में। तो 1s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 1s में, s में मैक्सिमम लोग कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। तो s में हमने 2 कर दिया। अब देखिए टोटल कितना है, 3 है। अब 2 भर दिया तो कितने बचे, 1 बचा। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा, s में। क्लियर है? तो ये सीरीज आपको ध्यान रखना है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, हमेशा लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्लियर है? जितने भी हमारे पास एल्कली मेटल होंगे उन सभी के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए इन सब की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 होती है।
क्लियर है बात। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NS1 होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि सबके लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसलिए हम लोग NS1 कर देते हैं। जहां पर N क्या है, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, आगे जाकर एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने को पढ़ना है, तो यहां से देखिए N की वैल्यू वेरी करेगी। देखिए यहां पर N की वैल्यू 1 है, यहां पर N की वैल्यू कितनी है, 2 है। इस तरीके N की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। सोडियम की अगर बात करें तो देखिए सोडियम की अगर बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ककरेंगे, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले 1s भरेंगे, तो 1s में कितने भर देंगे, 2। 1s के बाद क्या कर देंगे, 2s भरेंगे, 2s में कितने भर सकते हैं, 2। 2s के बाद क्या आ जाएगा, 2p में 6 भर देंगे, और फाइनली जो है 3s में कितने भर देंगे, 1 भर देंगे। देखिए 1s देन 2s देन 2p देन 3s, तो 2 2 4 6 10 और 1 11। देखिए लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखिए n की वैल्यू वेरी कर रही है, यहां पर n की वैल्यू कितनी, 1 है, यहां पर 2 है, और यहां पर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहां से अपने को पता चल गया कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, 1 है। और वैलेंसी यहां पे कितनी होती है, इसकी वैलेंसी अपने को ध्यान रखनी होगी। इन सभी की वैलेंसी जो अल्कली मेटल है उनकी कितनी होती है, 1 होती है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी होगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल की। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल की। क्लियर है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में हमने बताया कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है ना, और स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है। तो कुछ यूं ये एलिमेंट आते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसी सीरीज से करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेरिलियम की अगर बात करें तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, है ना। तो 4 होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा, s में, तो 1s2। क्लियर है, 1s में हम लोग, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 1s में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग किसमें भरना है, s में भरना है, तो 1s 2s 2, ओवरऑल 4 है, तो s में 2 भर दिया। अब नेक्स्ट जो कहां जाएंगे, s में क्योंकि 2 भर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, कितने हो रहे हैं लास्ट में, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 12 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके थ्रू करते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6, है ना, 2 पहले s में देन s में देन उसके बाद p में, और नेक्स्ट हम लोग किसमें भरेंगे, 3s में। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। तो देखिए यहां भी 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 आ रहा है। यानी सब हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 होगा, और इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहा है वो s वाले में ही हो रहा है। क्लियर है, तो ये अपने को ध्यान रखना होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, NS2 होता है। ठीक है, NS2 क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हम लोग डिस्कस किए। और एक दो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है ना। तो 1s के बाद 1s2 2s2 2p6, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3s2, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4 6 10 दोबारा और 3p6। देखिए कितने हो गए, 18 हो गए हमारे पास, क्योंकि देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओवरऑल 2 2 4 6 10 दोबारा और 6 18, और फाइनल इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा, 3p वाले में। 3p कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए कुल मिला के बात ये है ना, 3p नहीं सॉरी 3s हो गई, यहां से गलती हो गई, 1s 2s 2p 3s 3p, है ना। 3p के बाद 4s आएगा। क्लियर है, तो 4s2, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन जाके किसमें फिल हो रहा है, s में ही हो रहा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन s में ही फिल होंगे, इसलिए हम लोग इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं 2। और यहां से क्या है, इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 2। तो इसकी वैलेंसी अपने को ध्यान रखनी होगी, वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, NS2 होता है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो है p ब्लॉक की। क्लियर है, तो p ब्लॉक में हम लोग कौन कौन सी फैमिली पढ़ते हैं, देखिए p ब्लॉक में अपन को बोरॉन फैमिली पढ़नी होती है, बोरॉन फैमिली 13 फैमिली कहलाती है। देन इसके बाद कार्बन फैमिली है ना, देन इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली है, देन ऑक्सीजन फैमिली है, देन हाइड्रोजन फैमिली है, और फाइनल जाके जो है हमारे पास 0 ग्रुप आता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास बोरॉन फैमिली है, तो बोरॉन फैमिली 13 ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और बोरॉन फैमिली में हमारे पास कौन कौन सा आता है, बेचारा, अली, गया, इंडिया, तेल। क्लियर है, ये तरीका है पढ़ने का। तो देखिए बोरॉन का अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो सबसे पहले किसमें करेंगे, 1s, तो 1s में कितना होता है, 2, 1s2, पहले सीरीज ध्यान रख लीजिए, सीरीज याद करना पड़ेगा आपको। तो 1s2, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, 2s2, और फाइनल जाके किसमें आ जाएगा, 2p1। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है कहां पे हो रहा है, p में हो रहा है। और p में कितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। क्लियर है, नेक्स्ट अगर बात करें, अगर बोरॉन फैमिली की बात की, इसी तरह एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2
और हमारे पास देखिए 2 2 4 से 10 दोबारा और फाइनल जाके हमारे पास 3p1, यानी कि सबके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। और यहां से देखिए आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, यहां पर कितनी है 3 है। तो यानी कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इसका कितना है, वो इसका है np1, क्लियर है, np1। और इसी तरीके जो है np1 है इसका, अगर हम बात करेंगे इसके बाद 14 फैमिली हमारे पास कौन सी, कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक, कांसी गैस, संकी, पंडित, है ना, इस तरीके से हमारे पास होता है। देखिए कार्बन है, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करना है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 6 होता है। तो 1s 2 2s 2 और 2p2, ठीक है। ध्यान देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 6 होता है। तो यहां से 1s में कितने भरेंगे, 2 भरेंगे, देन 2s में 2 भरेंगे, देन 2p में 2 भरेंगे। तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो रहा है, p में हो रहा है। और इस बार देखो सब में यहां पर 1 1 आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यहां पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कितना होगा, np2 होगा, क्लियर है। यहां पर np1 था, यहां पर np2 था। और अब आपको बता दें, अगर हम लोग जो है कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे तो वहां पर np3 हो जाएगा, है ना, np3 हो जाएगा। इसके बाद np4 np5 और इस तरीके से सिस्टम जो है चलता रहता है। तो ये हम लोगों ने पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी और ये सारी सीरीज जो है जनरली चलती रहती है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल जो है पी ब्लॉक और लेंगे, नेक्स्ट हम लोग डी ब्लॉक की बात करेंगे, क्लियर है। कुछ पी ब्लॉक के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज करिए हमारे पास कार्बन का एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है 15 फैमिली से जो है बिलोंग करता है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 7 होता है। तो सबसे पहले 1s में कितना बनेगा, 2, देन 2s में 2 और फाइनल जाके 2p में 3, क्लियर है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो रहा है, p में फिल हो रहा है, तो इसमें जो है 3 आ रहा है, क्लियर है। अब इसी तरीके अगर नाइट्रोजन के बाद हम लोग कौन सी फैमिली ले लें, नाइट्रोजन बाद हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 8 होता है। तो अगर 8 होता है तो 1s2 हो जाएगा, देन 2s2 हो जाएगा, फाइनल जाके 2p कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, यानी बस चेंजमेंट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो रहा है p में ही, बस चेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पर 3 है 4 है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कौन सी, देखिए ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, 15 फैमिली से, ठीक है। ये कौन सी फैमिली से, 16 फैमिली से। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 17 फैमिली किसकी है, हेलोजन फैमिली कहलाती है 17 फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाली। तो सपोज करिए हमने फ्लोरीन का एग्जांपल लिया, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 होने का मतलब क्या होता है, 1s2 है ना, 2s2 और 2p5। अब देखिए यहां से कितना हो गया, 5 हो गया, 3 था 4 था, फाइनल जा कितना हो गया, 5 हो गया। और अब हम लोग बात करते हैं 18 फैमिली, जिनको हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप। और जीरो ग्रुप की अगर बात करें, सपोज करिए हमने एग्जांपल ले लिया हेलोनिना यानी हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, है ना। तो हम लोग ले लेते हैं आर्गन के ले लेते हैं सपोज करा। तो आर्गन का लेंगे तो आर्गन कितना होता है, 18 होता है। तो 1s2 2s2 2p6, है ना, 2 4 से 10 और 3s2 और 3p6, यानी कि 3 4 5 6, यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पी ब्लॉक का। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का जो होता है वो क्या होता है, ns2, है ना। उसके पहले वाले देखिए सारे क्या होंगे, ns2, यानी कि 2s ना, जनरली फिर यहाँ पे 2s है, यहाँ पर जो है 3s है। तो ns2 np1 से लेकर 6 तक। देखिए या पहले लोगों ने बोरॉन फैमिली पढ़ी तो वहां पर 1 आ रहा था, फिर उसके बाद कार्बन फैमिली पढ़ी तो लास्ट में 2 आया। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा तो 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। इसका मतलब कहां से p में कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया, पी ब्लॉक के बारे में। अब हम लोग डी और एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्लियर है। तो डी ब्लॉक में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, देखिए डी ब्लॉक में हमारे पास आते हैं स्कैंडियम यानी सचिन यादव लायसी, फिर उसके बाद तिवारी जी आते रह गए, है ना, वीर नवीन ताने दूरबीन करो मोहब्बत 5। ये सारी ट्रिक हमने ऑलरेडी बना रखी है, ट्रिक की वीडियो तो आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो यहां से देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो है स्कैंडियम की, है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम और एक ले लेते हैं चलिए एग्जांपल मैंगनीज का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपने को पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, एक क्रोमियम का और एक कॉपर का। ये दोनों क्या है, आप बाहु के नियम के अपवाद हैं, इनको अपने को पढ़ना होगा। अब सबसे पहले एक वर्ड आया हमारे पास, आप बाहु रूल, आप बाहु रूल, क्लियर है। तो ये क्या होता है, तो आप बाहु का रूल होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है भरा जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरने का क्या मतलब है, सपोज करिए अगर हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, सबसे पहले 1s होता है, देन उसके बाद 2s होता है, देन 2p होता है, देन 3s होता है। तो देखिए 3p, उसके बाद ये सारी सीरीज चलती रहती है। तो देखिए
सबसे जो इलेक्ट्रॉन जो फील होता है सबसे पहले 1s में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि 1s की जो एनर्जी होती है वो 2s से क्या होती है, कम होती है ना। उसके बाद फिर 2s में बढ़ता है, देन 2p में बढ़ता है। यानी कि ये क्या है, इंक्रीजिंग के, ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में बढ़ता है, देन 2s में, देन 2p में, देन 3s में, देन 3p में, इस तरीके से चलता रहता है। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले में बढ़ता है, देन उससे ज्यादा, देन उससे ज्यादा, देन उससे ज्यादा, ये सीरीज जो है चलती रहती है। क्लियर है? तो यही आप बाउ का रूल का फॉलो करता है। क्लियर है? अब हम लोग आगे जाके बात करेंगे कि क्रोमियम कॉपर में क्या जो है एक्सेप्शन आ जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 21 होता है। ठीक है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1s में भरेंगे। तो 1s में कितना हो जाएगा, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 6, 3p के बाद क्या आता है, 4s, उसके बाद क्या आता है, 3d। अब देखिए कुछ लोगों को होता है कंफ्यूजन, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब 4s और 3d आता तो यहां पर दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं 3d पहले आता, 4s बाद में आता है, जबकि ऐसा गलत है ना। सब पहले 4s आता है, देन 3d आता है। ये n+l रूल है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ना होगा, n+l रूल क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में बढ़ता है, देन 3d में बढ़ता है। 3d में ना भर के पहले 4s में बढ़ता है। क्लियर है? तो 4s में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 भरेंगे। तो देखिए 2, 2, 4 से 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, और होता कितना, 21 है। तो d वाले में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो 3d1। क्लियर है? अब यहीं से अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी समझना होगा। अगर हम इसको n बोले, ठीक है, तो एक प्रकार से क्या लिखा हुआ है, NH2 लिखा हुआ है। तो अगर ये n है तो जाहिर सी बात है अगला वाला क्या हो जाएगा, n-1। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो यहाँ से अगर इसको n बोला है तो इसको क्या बोलेंगे, n-1। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, d1। तो NH2 n-1 इंटू d की पावर 1, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नेक्स्ट बात करेंगे लोग टाइटेनियम की। टाइटेनियम का 22 होता है। तो टाइटेनियम का भी पूरा सिस्टम यही रहेगा, पूरी सीरीज यहीं तक जाएगी। और फाइनल यहाँ पर 4s2 और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3d जहां 1 है वहां पर क्या हो जाएगा, 3d2। क्लियर है? इसी तरीके वैनेडियम का, सब मैग्नीज का, सबका यही सारा सिस्टम होता है। क्लियर है? यहां से आप भर सकते हैं, 1s2 है, देन 2s2 है, 2p6 है ना, 3s2 है, 3p6 है ना। इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यानी कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा, क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, है ना, तो ये आएगा हमारे पास NS, ठीक है, 0 से 2। NH 0 से 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 तो जनरली हो ही सकता है, ठीक है। तो 0 से 2 हो जाएगा और यहाँ से n-1 d 1 से 10। ये इलेक्ट्रॉन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसका होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर का। ये क्या होता है, इसको हम लोग जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद एफ ब्लॉक पढ़ेंगे और देन मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को अपने को डिस्कस। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो है क्रोमियम और कॉपर, है ना। ये दो एक्सेप्शन की बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बात करते हैं आखिर किस तरीके से जो है आप बाउल रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। देखिए क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 24 होता है। और अगर कॉपर की बात करें तो कितना होता है, 29 होता है। देखिए जो एक्सपेक्टेड था जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होता है, तो एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो होना चाहिए था। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3p6, उसके बाद क्या आ जाएगा 4s2 और 3d4। क्लियर है, ये एक्सपेक्टेड था हमारे पास। 1s में 2, फिर 2s में 2, है ना, जनरली हम लोग कर लिया। तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24, ये जनरली होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है ना। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है, देखिए आपको बता दें कि डी में अगर हाफ फील्ड हो और डी में फुल फील्ड हो, यानी डी में टोटल मैक्सिमम लोग कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 10, है ना। 5 डिब्बे बनते हैं तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो डी में अगर आधे पूरे हैं और पूरे हैं, यानी कि फुल फील्ड है और हाफ फील्ड है, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं स्थायित्व होता है। क्लियर है, तो स्टेबिलिटी जो है क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रॉन जंप करना स्टार्ट करता है। क्लियर है, अगर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, 4s1 हो जाएगा और 3d क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि डी वाला बोलेगा भैया हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्लियर है, तो डी में 4 था तो 4 से अगर 5 अगर हो जाए तो उसको मजा आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। और यही क्या कराता है, इसीलिए जो है एक्सेप्शन में जो है काउंट किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ये सब जनरली आप बाउल रूल को जो है डी एक्सपेक्ट करता है और n+l रूल को फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने के लिए। क्लियर है, सेम चीज यहाँ पर कॉपर के साथ भी होती है। कॉपर का क्या होता है, एक्सपेक्टेड जो था वो क्या था, 1s2 2s2 2p6, है ना, 3s2 3p6 4s2 और 3d4।
9। क्लियर है? 2 2 4 से 10, दोबारा 6 18 2 20 और 9 29। तो ये जनरली एक्सपेक्टेड था, बट होता ऐसा नहीं है। देखिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन खो सकता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाए तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4s में फाइनली एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और डी में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये जो है एक्सेप्शन में काउंट होता है। तो क्रोमियम और कॉपर आपको याद रखना। क्लियर है? बाकी सारी चीज क्लियर है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने बता ही दिया है। जो हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, NS2। क्लियर है? और इसके पास हमारे पास n-1 d NS0 से 2 है ना, NS0 से 2 और n-1 n-d 1 से 10। अब यहीं पे हम लोग एफ ब्लॉक की बात भी कर लेते हैं जल्दी से, है ना। एफ ब्लॉक को हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ से हमारे पास NS0 से 2, ठीक है, यहाँ से n-1 d1 और n-2 f14, ठीक है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है किसका, एफ ब्लॉक का, ठीक है। बाकी डिटेल में हम लोग जो है 12th में पढ़ेंगे या फिर किसी दिन सीरीज लेंगे तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। लैंथेनाइड जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो 58 से लेकर 71, है ना, यहाँ तक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं वो कहाँ पे, कौन से ऑर्बिटल में होते हैं, 4f में होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें लोग एक्टिनाइड की, तो एक्टिनाइड में जो इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होते हैं वो 5f ऑर्बिटल में होते हैं और इनका जो एटॉमिक नंबर होता है कहां से होता है, 90 से लेकर 103 तक। अब कुछ चीज लिखी है हमने, कुछ लाइन लिखा है जो कि एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसे ही दी होती है। अब इसको समझना क्या है, आखिर बोला क्या है। देखिए एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव। सबसे बड़ी बात जो है, एक्टिनाइड एलिमेंट्स क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज किया जाता है, आगे लिखा भी है, मेनी ऑफ द एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैव बीन मेड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटी। जो बहुत ही छोटी, है ना, बहुत ही छोटी क्वांटिटी जनरली जो है मिलके बने होते हैं, उसको हम लोग जनरली रेडियोएक्टिव एलिमेंट यानी कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स बोलते हैं। और इवन लेस बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, और इनका यूज जनरली कहां पे होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। देयर केमिस्ट्री इज नॉट फुली स्टडीड। अभी तक साइंटिस्टों ने सही से इसके बारे में स्टडी नहीं करा है, और करा भी है तो अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। और देयर केमिस्ट्री इज नॉट फुली स्टडीड। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम। क्लियर है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ट्रांस यूरेनियम। यानी यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक वेट होता है कितना, 238 होता है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं क्या कहलाते हैं हमारे पास, ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं। तो अब हम लोग जो है मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट की जो है प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए मेटल में अपने को टोटल जो है पीरियोडिक टेबल में अपने को 4 ब्लॉक के बारे में डिस्कस करना होता है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 118, है ना, 118 एलिमेंट्स आर देयर। तो 91 मेटल है, जिसमें से 20 नॉन मेटल है, 7 क्या है, मेटलाइट है, 91 धातु, 20 अधातु और 7 उपधातु। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में 78% से भी ज्यादा क्या है, मेटल्स है। एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ये भी सारे मेटल्स हैं। बीच में अगर डी ब्लॉक की बात करें ये भी सारे मेटल हैं। यहां तक कि पी ब्लॉक में भी क्या है, मेटल्स हैं। हालांकि पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट तीनों आते हैं, लेकिन मेटल्स भी हैं उसमें। क्लियर है? तो अब हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेंपरेचर। रूम टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस पे ये लोग क्या होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए, एक्सेप्ट Hg, मरकरी को छोड़ के। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। मरकरी जो है वो क्या होता है, रूम टेंपरेचर पे मेटल होते हुए भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज अपने को पता होगा कि गैलियम और सीजियम हैव लो, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही कम होती है। किसकी, केवल गैलियम और सीजियम की 303 केल्विन और 202 केल्विन। बाकी सभी की क्या होती है, मेटल्स यूजुअली हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों पॉइंट इनके क्या, दोनों जो है क्या होती है, ज्यादा होती है। They are good conductor of heat and electricity, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजीली फ्लो जाते हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। मेटल के हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं। और दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। इसका क्या मतलब है, तो मैलिएबल का मतलब होता है कैन बी फ्लैटेंड इनटू अ थिन शीट, यानी कि पतली पतली चादरों के रूप में जो है, अगर इसको हैमर से जो है पीटा जाए तो पतली शीट के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि पतले वायर के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको जो है स्ट्रेच कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो डक्टाइल इन नेचर होता है वो हमारे पास क्या होता है, सोना होता है ना। 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर तो वायर जो है तक का वायर जो है क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं ना। तो काफी अच्छी डक्टाइल नेचर होता है इसका सोना है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में, मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। अब नॉन मेटल की बात करते हैं, थोड़ा सा मेटलाइट के बारे में। नॉन मेटल जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है। क्लियर है? और मेटलाइट के बारे में ये चीज अपने पता होगी।
अब हम लोग जो है मेटल के बाद नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नॉन मेटल के बारे में क्या पता होना चाहिए अपने को। तो नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। देखिए मेटल क्या थे, सॉलिड थे, है ना, बस उनको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के सॉलिड एंड गैसेस हैं ये, सॉलिड और गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे विद लो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनकी जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बस सीजियम का और गैलियम को छोड़ के, और बाकी इनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोग बोरॉन और कार्बन एक्सेप्शन है इनका, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम नहीं होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए जो है ये एक्सेप्शन में आते हैं। और ये देखिए पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो नहीं होते हैं। दूसरी चीज मेटल के बारे में अपने को क्या पता होना चाहिए, मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, अच्छी होती है, और इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, काफी लो होती है। आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए ना, जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब चूंकि मेटल्स हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली जो है क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अगर इजीली लूज करते हैं तो एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई नहीं, तो जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो जाहिर सी बात आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इनकी लो होगी, ठीक है। तो ये मेटल्स के बारे में बताया। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा अच्छी होती है। तो यही बेसिक चीजें हम लोग अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग नॉन मेटल के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, और मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी के बारे में जानने की ट्राई करते हैं। अब हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में काउंट करते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से बात करें तो हमारे पास इधर एस ब्लॉक होता है, इधर बीच में डी ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक होता है और नीचे एफ ब्लॉक होता है। तो ये हम लोग लेफ्ट में काउंट करते हैं और ये हम लोग राइट में काउंट करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करती है, और डाउन द ग्रुप बात करें तो क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, सपोज करिए हमारे पास बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हमारे पास है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी सबसे ज्यादा जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा किसका होगा, बेरिलियम का होगा, उससे कम बोरॉन का, उससे कम कार्बन का, देन नाइट्रोजन का, देन ऑक्सीजन का, और देन फ्लोरीन का। तो लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज करेगी। जबकि डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप में हमने एग्जांपल लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी कि एस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट्स को ले लिए हैं। तो ऊपर से नीचे आने पे डाउन जो है डिक्रीज करेगी, यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, पोटेशियम का होगा, उससे कम सोडियम का, उससे कम लिथियम का। तो ये तरीका है मेटेलिक कैरेक्टर का। तो एक हमने क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को अपने को जानना होगा कि सबसे अच्छा जो है मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, देन उससे कम समझना है। अब देखिए ये जो हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम है, ये हमारे कौन से एस ब्लॉक के सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या मेटल है, और मेटल है तो जाहिर सी बात है मेटेलिक कैरेक्टर तो इनका अच्छा होगा। और सोडियम भी हमारे पास, क्लियर है। 3 जो है ग्रुप, ये है हमारे पास 3 जो एलिमेंट है वो हमारे पास एस ब्लॉक से हैं। देखिए और ये एस ब्लॉक के फर्स्ट ए से है, तो जो फर्स्ट ए से है तो वो उसका तो जाहिर सी बात है मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा ही, क्लियर है। और सेकंड ए वाले का चूंकि लेफ्ट टू राइट जाने में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखिए थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारे पास फर्स्ट डे के हैं। इसके बाद हमारे पास बीटा मांगेकार स्कूटर, यानी कि सेकंड वाले हैं, बीटा मांगेकार स्कूटर बाबरा जी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन सी फैमिली आती है, बोरॉन फैमिली आती है, ठीक है, बेचारा अली गए इस तरीके से। फिर इसके बाद काशी गए संगी पंडित इस तरीके से, फिर नैनो पे ऐसा सब न बिगेरा। तो ये हमारे पास पूरी सीरीज चलती है। देखिए अब सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम का, क्योंकि इधर साइड है। मैग्नीशियम का कम होगा क्योंकि मैग्नीशियम लेफ्ट टू राइट जाने में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सबसे कम किसका होगा, फास्फोरस का, क्योंकि सबसे लास्ट में है, और लास्ट में है इसका मतलब राइट में है, एकदम सबसे कम होगा। यानी सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, सोडियम का। सोडियम से ज्यादा जो होने वाला है किसका होने वाला है, मैग्नीशियम का। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में, देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम दोनों पड़े हैं, लेकिन नीचे वाले का जो है ऊपर वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी मेटेलिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू बेरिलियम। यानी कि इसके बाद कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। मैग्नीशियम के जस्ट ऊपर कौन आएगा, बेरिलियम आएगा। बेरिलियम के बाद कौन आएगा, देखिए सिलिकॉन आएगा, क्योंकि सिलिकॉन के बाद फास्फोरस होगा। फास्फोरस की मेटेलिक कैरेक्टर कम होगी क्योंकि सबसे ज्यादा आखिरी में है, और उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा, देन फास्फोरस हो जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी का जो है टेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे क्वेश्चन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो अच्छे से समझिए और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल अब हम लोग जो है चैप्टर को कंप्लीट करने पे आ चुके हैं, और अब हम लोगों को बस ये चीज समझनी है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक करंट्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है, we shall discuss about the theories of atomic structure।
सारी कहानी इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की है। क्लियर है? एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, और उस एटम की प्रॉपर्टीज की। क्योंकि देखिए एटॉमिक, अगर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा तो हम कुछ भी नहीं पता कर पाएंगे। ना न्यूक्लियस के बारे में पता होगा, ना प्रोटॉन के बारे में, ना इलेक्ट्रॉन के बारे में, ना उसके जो है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और उसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियस की थ्योरी है ना, कुछ भी हम लोग को पता नहीं होगा। तो ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी लेवल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, कौन कौन से एनर्जी लेवल को डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने को डिस्कस करना है एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है, एटॉमिक रेडियस के बाद अगर बात करें तो हम लोग को डिस्कस करना है जो है जेड इफेक्टिव, है ना। जेड इफेक्टिव को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या डिस्कस करना होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। तो ये बेसिक टर्म है। इसके अलावा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करनी होगी, ये क्या होता है। और फाइनल जाके अपने को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिस्कस करना होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, देख लीजिएगा। एटॉमिक रेडियस है, जेड इफेक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो ये सारी चीजें हम लोग को टॉपिक पढ़ने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है 2 लेक्चर और आएंगे जिसपे हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस की कमी कहीं नहीं होनी चाहिए। और देन उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद जो है क्लास 12 के हम लोग जो है टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक उम्मीद जरूर बनाए रखें कि लगातार अपने को पढ़ते रहना है। और जो भी आपको बताया जाता है उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। क्लियर है?